नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोज़ को सपोर्ट करने के लिए, हमारे कंटेंट को एप्रिशिएट करने के लिए। वन्स अगेन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर वही दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में फैलाएँ। बेसिकली मैंने पिछले जो 2-3 वीडियो बनाए सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर, मैंने उसमें एक आपसे वादा किया था कि एक वीडियो मैं सॉल्यूशंस पर ही बनाऊँगा बिकॉज़ हमने सीजेबी प्रोटेस्ट को एक कई तरह से उसको एनालाइज़ करने की कोशिश की, उसके कई आयाम हमने देखे और उसके एक अच्छे-बुरे दोनों पहलुओं को सामने लेकर के आने की कोशिश की। तो उसके बाद कई लोगों की रिक्वेस्ट वगैरह थी कि भई इसके सॉल्यूशंस क्या है अल्टीमेटली समस्या तो आपने खड़ी कर दी। तो आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्यूशंस पर बात करूंगा। तो सबसे पहली बात देखिए हाल फिलहाल के लिए तो सीजेबी प्रोटेस्ट प्रधान जी के रेजिग्नेशन के साथ समाप्त हो चुका है और नीट के ऊपर पेपर लीक्स के ऊपर एक सरकार एक नया कानून ला रही है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कड़े सजा के प्रावधान है। 10 करोड़ तक के जुर्माने हैं, 10 साल की सजा है। एक टास्क फोर्स भी गठित की है जिसके अंदर बड़े बहुत ही भारी भरकम व्यक्ति उसमें लिए हैं, जैसे कि आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर को लिया है और उसके अंदर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड है अमृतलाल जी मीणा, उनको लिया है और भी न जाने क्या क्या। वो इसरो के फॉर्मर चीफ मिस्टर सोमनाथ को लिया है, आईआईटी से भी किसी प्रोफेसर को लिया है। तो बहुत ज्यादा भारी एकदम और भारी और भरकम शख्सियतों को इसमें लिया गया है। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि क्या इससे सॉल्यूशन मिल जाएगा? हर साल हम लोग हजारों लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तैयार करते हैं। चलिए बिना पेपर लीक हुए भी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तैयार हो जाएंगे तो इससे क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा? आधे से ज्यादा आपके डॉक्टर इंजीनियर बाहर जाने की फिराक में रहते हैं और बाकी जो बच जाते हैं वो ले दे करके सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने के लिए दिल्ली में मुखर्जी नगर पहुंच जाते हैं या बेरसराय में जाकर के अपना एक ठिकाना जमा लेते हैं। कई तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो इसरो में साइंटिस्ट थे और उसके बाद जो है अपना इम्तिहान दे करके और चयनित होकर के आईपीएस अधिकारी बन करके आए हैं। पूछा गया क्यों, तो बोले कि साहब हमें देश सेवा करनी है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजिकली इकोनॉमिकली हर तरीके से बैकवर्ड है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशंस किसी भी सब सहारन अफ्रीकन कंट्री से भी ज्यादा बुरी हैं, उसके समानांतर है, वहां पर व्यक्ति साइंटिस्ट बन के ज्यादा देश सेवा कर सकता है या शहर का पुलिस कप्तान बन के देश सेवा कर सकता है? खैर ये एक विचारणीय प्रश्न है। अब ये है कि अगर आपका उद्देश्य सिर्फ देश सेवा करना है तो आप साइंटिस्ट बन के ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर उद्देश्य देश सेवा की आड़ में जो है स्वयं सेवा करना है तो डेफिनेटली आप पुलिस कप्तान बन के ज्यादा कर सकते हैं, बिकॉज उसमें कई तरह की और भी आपको चीजें मिल जाती हैं, ऊपरी कमाई, गिफ्ट्स इत्यादि इत्यादि, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो अब बात आती है कि हाँ एक और चीज, अभी अभी हमने देखा कि एक रिजर्वेशन का मूवमेंट, एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट और खड़ा हो गया सोशल मीडिया के ऊपर। उसको भी भर भर के फॉलोअर्स मिल रहे हैं, 2 दिन के अंदर न जाने कितने मिलियन उसके फॉलोअर्स हो गए और अब एक संभावना बन रही है कि वो भी कुछ ऐसा जो है प्रोटेस्ट कुछ खड़ा करें, बिकॉज उनको भी सीजेपी से प्रेरणा मिली है कि भाई अगर 4 लोग पहुंचेंगे जंतर मंतर पर अपना कुछ धरना करेंगे, 4-5 रील बनाएंगे तो सरकार झुक जाएगी और सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी। तो भी इनको तो इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे कि भाई ठीक है हम तो बीजेपी के सपोर्टर्स रहे तो हमारी तो मांगे ज्यादा पूरी होने चाहिए, इसमें चलिए आप अगर एक नहीं तो हम 10 लोगों को अनशन करने बिठा देंगे अगर उसी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो उसकी भी एक संभावना बन रही है। अब लेकिन प्रश्न ये है कि आप ऐसे करते रहेंगे तो समस्या का हल क्या है? देखिए सरकारी नौकरियां हैं गिनती की कुछ लाख और हर साल मुश्किल से कितने लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, फिर भी एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोग अपने फिर वर्षों के वर्षों बर्बाद करते रहते हैं सरकार से नौकरियों की भिक्षा मांगते हुए, और फिर अगर कुछ 2-4 पेपर लीक हो जाए तो फिर सड़कों पर प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे। और पेपर लीक की जहां तक बात है वो भी कुछ लोग और तरीके निकाल ही लेंगे पेपर को लीक करने के लिए। इतना बड़ा देश है जहां पर वहां पर पेपर लीक करना कौन सी बड़ी बात है? टेक्नोलॉजिकली आप बड़े एडवांस दौर में जी रहे हैं, एआई का दौर है, आप हजार तरीके निकाल सकते हैं। तो इन सब चीजों से तो कोई समस्या का सॉल्यूशन होना नहीं है। और ये जो रिजर्वेशन मूवमेंट खड़ा है इसकी एक और इसका बड़ा एंगल है कि इसके अंदर बहुत एक मिलिटेंट व दलित मूवमेंट के एक्टिवेट होने की संभावना, और इससे वायलेंस बहुत बढ़ सकता है, बहुत बढ़ सकता है। और आज के जमाने में जो जाति की लड़ाइयां हैं
वो लड़ाइयाँ नहीं है कि साहब हमें किसी ने छुआ-छूत हमारे साथ किया, गाँव के ठाकुर ने हमें अपने कुएँ से पानी नहीं भरने दिया, हमारी घोड़ी जा रही थी उस पर दलितों की बारात को किसी ने तोड़ करके लात मार करके नीचे गिरा दिया। ठीक है, ऐसे इक्का-दुक्का केसेज़ होते हैं, लेकिन वो एक नॉर्म नहीं है, मतलब वो एक एस्टेब्लिश्ड चीज़ें नहीं है आज के दौर में। आज के दौर में जो जातिगत लड़ाइयाँ हैं, वो मुख्यतः सरकारी जॉब्स के ऊपर हैं। सरकारी जॉब्स की लड़ाइयाँ हैं। उनके लिए सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है और सरकारी जॉब्स गिनती की हैं। तो फिर क्या किया जाए? प्रश्न ये है। मेरा जवाब है कि हमें समस्या के मूल पर जाना होगा, समस्या की जड़ पर अटैक करना होगा। सबसे पहले तो हम बिल्कुल इसका एक मेटा एनालिसिस करते हैं। मैं नौकरियों के बारे में उसके बाद में आऊँगा, पहले जिस विषय पर बात कर लूँ कि जो कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि हमारी यूथ का जो फंडामेंटल ट्रेट है, क्वालिटी है, उस वो क्या है, उस पर बात करके फिर मैं नौकरी सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह एग्जामिनेशंस में सुधार पर मैं उसके बाद में आऊँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी एक बहुत बड़ी जो युवा जनता है, 2014 में तो तकरीबन 65% युवा भारत में थे। आज भी युवाओं का एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, डोमिनेट करता है हमारी पॉपुलेशन कंपोजिशन को। इसके लिए कहा जाता है कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बट अगर आप गौर से सोचें, एनालाइज करें तो ये किसी एंगल से डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। आप हमारे युवा की फिजिकल फिटनेस देखें, आप हमारे युवाओं का स्किल सेट देखें, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नौकरियों के लायक तो अच्छे से अच्छे बड़ी-बड़ी कॉलेज से निकले हुए युवा भी नहीं है। एक अक्षर, एक लाइन न ठीक से अंग्रेजी में लिखना आता है, न ठीक से हिंदी में लिखना आता है। और हिंदी बोलना तो खैर बड़ा आउट ऑफ फैशन माना जाता है। लेकिन सारा ध्यान जो है सोशल मीडिया के अंदर एजुकेशनल क्वालिटीज यूनिवर्सिटीज कॉलेज में एक्सट्रीमली डिक्लाइन कर रही हैं। और ये तो वो चीजें हैं जो अभी हम देख रहे हैं, लेकिन पहले जो एक दौर था, मान के चलिए 1950 से लेकर के 60-70 तक का दौर, उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये मानते हैं कि इतना गिरावट नहीं आई थी। लेकिन उस दौर के अंदर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम एक कॉलोनियल फ्यूडल सिस्टम को लेकर के ही चल रहा था। तो मेन बात क्या है कि आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे भारत के युवा में, और युवा क्या, मैं तो कहता हूँ समाज के लगभग सभी लोगों में, बिकॉज आज जो वृद्ध हैं वो भी कभी युवा थे और इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले थे, वो है कि उनके अंदर एनालिटिकल एबिलिटीज, क्रिटिकल थिंकिंग की जो फैकल्टीज हैं वो बिल्कुल एब्सेंट है, वो नहीं है। और उसका जिम्मेदार है आपकी शिक्षा व्यवस्था। आपने कभी वो चीज सिखाई ही नहीं। हमारी सारी शिक्षा पद्धति रोट लर्निंग पर बेस्ड है, और रोट लर्निंग से ही निकल के आ रहे हैं आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जिनको पास करके कि आप जो है अपना एक फ्यूचर से करियर सेफ सिक्योर कर सकें और उसके अंदर अपनी जिंदगी बिता दें। आप जड़ पर हमला कीजिए, इस रोट लर्निंग सिस्टम पर हमला कीजिए। तो देखिए, मैं कहूंगा सबसे पहले, हालांकि इस पर मैं बहुत लंबे अरसे तक बात कर सकता हूं बिकॉज ये बहुत गहरा और गंभीर विषय है, लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास, वीडियो की लेंथ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ कोर सॉल्यूशंस ये हैं कि सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को हमारे यूथ के अंदर डेवलप करना होगा, और उसके लिए मैं एक करिकुलम प्रपोज करता हूं कि फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ाएं। उसके बाद वेस्टर्न फिलॉसफी बेसिकली आपकी जो तार्किक क्षमताएं हैं उनको बहुत शार्पन करती है, उनको बहुत मजबूत बनाती है, और उसको अच्छे तरीके से पढ़ाएं, घास नहीं काटनी है, कह रहे नो। वेस्टर्न फिलॉसफी के बाद इंडियन फिलॉसफी, और इंडियन फिलॉसफी आपकी जो उन फैकल्टीज को मजबूत करती है जो इंट्यूशन को इंपॉर्टेंस देती हैं, फेथ को इंपॉर्टेंस देती हैं। वो वेस्टर्न फिलॉसफी लॉजिक के ऊपर ज्यादा चलती हैं, रैशनलिज्म पर ज्यादा चलती है, और इंडियन फिलॉसफी भी, उसमें भी अपना लॉजिक है, लेकिन न्याय शास्त्र के अलावा वो फेथ पर भी बात करती हैं। फिर आप सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी बताएं कि आपने जो ये सीखा, जो आपने एक लॉजिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो सीखा, उसको आप समाज के और राजनीति के जो मैटर्स हैं उनके अंदर किस तरह से आप अप्लाई कर सके। और यही चीज फिलॉसफी ऑफ रिलीजन भी उनको बतानी चाहिए कि रिलीजन को भी किस तरीके से देखा जाए, पढ़ा जाए। आपके लिए थियोलॉजिकल एक्सपर्ट बनना जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि हर रिलीजन आपको कुछ ना कुछ बताता है, तो हमारे युवाओं को उस रिलीजन को देखने का नजरिया तार्किक हो, एटलीस्ट उस चीज को उनके अंदर लाना जरूरी है। इन सबको लाने से आप जो यूजलेस किस्म के जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है उनसे आप बच सकेंगे। खैर, ये एक फर्स्ट सॉल्यूशन है, और इसके साथ ही साथ मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं करिकुलम के अंदर बच्चों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है, जो कि ध्यान से संभव है, और अच्छे जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं उनके साथ गहरे लंबे इंटरेक्शंस के साथ संभव है। उसके बाद उनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान,
जब आदमी फिजिकली अनफिट होता है, बीमार होता है, तो वो मानसिक रूप से भी रुग्ण और बीमार हो जाता है। तो कहीं न कहीं फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी बहुत एक एम्फसाइज़ करना, स्पोर्ट्स के ऊपर और एक्सरसाइज़ के ऊपर एम्फसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा व्यक्ति इन सब शिक्षा पद्धतियों से जो मैंने अभी बताई, उनसे गुज़रा हुआ व्यक्ति दिमागी तौर पर चुस्त, उसकी विश्लेषण क्षमता बहुत मज़बूत होगी, एनालिटिकल थिंकिंग होगी और दिमाग से वो स्वस्थ होगा। उसका इंटरैक्शन जो होगा समाज के अन्य लोगों से, चाहे वो महिलाएँ हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो जूनियर्स हों, वो एक हेल्दी इंटरैक्शन होगा, उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा और वो देश के लिए एक एसेट बन कर के आएगा। वो सड़कों की हिंसा में नहीं उतरेगा। जो अभी अभी आपने हमारे बच्चों की क्वालिटी देखी सीजेबी प्रोटेस्ट के अंदर, जिस तरह की भद्दी और अश्लील गालियाँ वो दे रहे थे, जो कि सारा ये डेफ़िनेटली कहीं न कहीं एक ओटीटी कल्चर का भी उसको प्रमोट करने में बड़ा योगदान है और उसके अलावा वो सारी चीज़ें उन्होंने कुछ चीजें बोरो की हैं जो बाहर मेट्रो ट्रेंड्स हैं या वेस्टर्न ट्रेंड्स हैं उनको अक्षरशः बोरो करके लिया है। हालांकि वेस्ट से बहुत सारी अच्छी चीजें भी सीखने लायक है लेकिन शायद उन्होंने इन चीजों को सीखना ज्यादा बेटर समझा। मुझे लगता है वेस्ट से भी ज्यादा शायद हमारे समाज में कुछ इस तरह की टेंडेंसीज डेवलप हो रही हैं। बट उस तरह की गाली गलौज वाली भाषा, उनकी हरकतें, जिस किस्म की कहते हैं ना अजीब फूहड़ता भरे डांस, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं शो करती हैं कि ये एक प्रोडक्टिव क्लास तो नहीं है जो आपकी कंट्री को फायदा देगी। ये आपकी सेनाओं को गालियां दे रही है, ये क्लास आपके राजनेताओं को गालियां दे रही है। खैर वो ठीक है, वो मान सकता है राजनेताओं में कमियां होंगी, लेकिन अगर आपको ये सब क्रिटिसिज्म के साथ साथ कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिविटी, एक पॉजिटिव साइड भी आनी चाहिए। तो इस यूथ को देख के तो लगता नहीं है कि ये कुछ कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली कर पाएगा, लेकिन ये जो एजुकेशन करिकुलम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको आप लेकर के आए तो डेफिनेटली ये यूथ प्रोडक्टिव बन सकता है। इसके साथ ही साथ इनके एजुकेशन, एटलीस्ट स्कूल लेवल का एजुकेशन खत्म होने के बाद इनको कुछ वॉलंटियर वर्क्स के अंदर डालना जरूरी है। जैसे अमेरिका में पीस कॉर्प्स का सिद्धांत है, तो वो अलग अलग जगह जाकर के सोशल सर्विस करते हैं। हमारे यहाँ पर भी इन चीजों को बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ऐसा आप एक कैडर क्रिएट करें, एनसीसी को मजबूत करें और ये बच्चे जाकर के अलग अलग जगह देश के अंदर सोशल सर्विस में इन्वॉल्व हों। उसके अलावा ये बच्चे जाकर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपना कुछ योगदान दें, इंटर्नशिप कर सकते हैं और पूरे कंट्री में अलग अलग जगह काम करें। इनको आप थानों, पुलिस थानों में रखिए, वहां जाकर के देखिए कि काम कैसे होता है, क्या होता है, थाने कैसे ऑपरेट करते हैं। इनको आप तहसील कार्यालय में भेजें, इनको आप गांवों के अंदर जो सरकारी स्कूल जो बुरे फटे हाल में है वहां पर आप इन बच्चों को भेजें। तो जब अच्छे बड़े बड़े रईस पेरेंट्स के बच्चे, जो उस तरह की चीजों में आए हुए बच्चे, ऐसे माहौल में पले बड़े बच्चे जब इन स्कूल्स में जाके देखेंगे तो डेफिनेटली उनके अंदर एक भारत को समझने की शक्ति बढ़ेगी और ये कंपलसरी तौर पर ये चीज होनी चाहिए। उसके बाद इनका बॉर्डर सेंसिटाइजेशन करवाएं। बॉर्डर एरियाज, हमारे भारत के पास एक बहुत बड़ी लंबी बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर आप इनको भेजें, आर्मी के साथ अटैचमेंट के तौर पर इनको रखें और ये फौज के कामकाज को, कार्य प्रणाली को देखें। इन्हें पता चलेगा कि ये जो फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं वो किस कॉस्ट के ऊपर है और देश किस कीमत के ऊपर चलता है। और मैं तो कहता हूं बच्चों को ही क्यों, पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने कार्यकर्ताओं को जो है मिलिट्री अटैचमेंट्स पर भेजना चाहिए। जो आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ सफेद चकाचक कुर्ते पजामे पहन करके और भाषणबाजी करने वालों को आप लात मार के भगा दीजिए और उनसे पूछिए कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या, आपने देश के लिए किया क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने कार्यकर्ताओं को बॉर्डर एरियाज में आर्मी के साथ अटैचमेंट पर रखना चाहिए। वहां पर जाकर के उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आप जिस किस्म की जातिवादी हरकतें यहाँ पर भड़काते हैं, जिन इंटरनल फॉल्ट लाइंस को भड़काते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी को कितना डैमेज करते हैं। तो ये तो एजुकेशन के अंदर ये आपके परिवर्तन हुए। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब जॉब्स के ऊपर आते हैं। देखिए मारामारी है क्यों? हर आदमी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है। सरकारी नौकरी क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि उसमें एक स्टेबिलिटी है। आप एक बार घुस गए तो 40 साल से पहले आपको कोई निकाल नहीं सकता। आप भले पैसा खाएं, करप्शन कर रहे हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा ऊंची सर्विसेज के अंदर हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर, तो फिर तो आप देशद्रोह कर ले तब भी आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। कई लोग तो रोड रेज में लोगों को मार के आ गए तब भी आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। और आपको जो है ना, एक ओवरऑल सरकारी सिस्टम में कल्चर ये है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, सरकारी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, कि आप बिना काम किए तनख्वाह ले सकते हैं।
और दूसरा कारण क्या है, प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी कॉलेजेस में वर्क कंडीशंस बहुत डिफरेंट है। प्राइवेट सेक्टर में आपको कभी भी निकाला जा सकता है अगर आप काम नहीं करते। दूसरा, सैलरीज की डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। आप किसी भी सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाए, वहां पर इनकी शिक्षकों की तनख्वाहें देखें, वहां पर 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन लागू होता है, लाख रुपया मिनिमम सैलरी होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में आप जाए, वहां पर अच्छे अच्छे पीएचडी 22,000, 23,000, 25,000 में नौकरी करता है। तो ये इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है। इसके कारण हर व्यक्ति का उद्देश्य क्या है कि वो सरकारी सेवाओं में जाए, तो इसीलिए वो कभी प्राइवेट नौकरियों में तो दिल लगा ही नहीं पाता है। जो काम उसके पास है उसको बहुत हेय काम लगता है, उसको काम बहुत घटिया लगता है, उसको शर्म आती है बताने के अंदर कि मैं क्यों कर रहा हूं प्राइवेट में। तो उसका उद्देश्य होता है कि वो सरकारी नौकरियों में जाए, और उद्देश्य कोई अच्छा नहीं है, उद्देश्य घृणित उद्देश्य है कि बस एक स्टेबल लाइफस्टाइल मिल जाए जहां पर हम बिना काम किए पैसा कमाएं और रिश्वत खाएं और मजे करें, उसमें कहीं देश हित की भावना नहीं है। अब सरकारी नौकरियों के अंदर आप आ जाइए तो वहां पर क्या भावना है कि कुछ भी कर करा करके जो सबसे टॉप मोस्ट सर्विसेज हैं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह या उनकी अलाइड उन सर्विसेज, उनमें स्थान पाया जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वहां पर आपको कमाने के एवेन्यूज हैं। वहां पर आप एक राजा की तरह रहते हैं। आप जब रिटायर होते हैं तो आप कम से कम फ्यू हंड्रेड करोड़ कमा के निकलते हैं। 400-500 करोड़ की संपत्ति बनाना एक मिनिमम काम है उन सब सर्विसेज के अंदर। तो वो, और आपको पूरे प्रोटेक्शन है। एक आम आदमी के तौर पर तो आप एक अपना लाइसेंस भी नहीं बनवा सकते, जो है गाड़ी का लाइसेंस भी नहीं बनवा सकते, आपको कोई घटिया जानवर की तरह ट्रीट करेगा, आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सरकारी बड़ी सर्विसेज में आ जाएंगे तो ये सारी चीजें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो आप क्या करें? सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट सर्विसेज को कॉन्ट्रैक्चुअल बनाना शुरू करें। इनको आप 2 साल के, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर बनाएं। उसके बाद जो है आप इनके अंदर रिजर्वेशन रखें, रिजर्वेशन को रखने में कोई समस्या नहीं, ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन के अंदर भी क्वालिटी इंश्योर करें। ये नहीं कि कोई -40 लेकर के भी अंदर घुस रहा है, ठीक है। उसके रिजर्वेशन पर हम और ज्यादा डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये कि सरकारी सर्विसेज को कॉन्ट्रैक्चुअल बनाए। और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो तो उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का बहुत स्ट्रिक्ट अप्रेजल होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करें ताकि कोई पक्षपात की भावना ना आए, उसके अंदर कोई भेदभाव ना हो। और जो कॉम्पिटेंस नहीं दिखा पाए उसको आप बाहर निकालें, जो करप्शन के जिस पर चार्जेस हो उसको आप बाहर करें। एग्जाम बेस्ड उसका प्रमोशन और रिटेनिंग करें। आप उसको एग्जाम अगर वो निकाल लेता है तो उसको प्रमोशन हो जाएगा, नहीं तो आप उसी पोस्ट पर रिटेन करें या उसको निकाल दें अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है। फौज में ये सिस्टम ऑलरेडी लागू है, तो आप फौज की हमारी क्वालिटी देख सकते हैं। ये चीजें आप इधर भी लगा सकते हैं। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम हो जाए तो फिर, और हाँ, इसके अलावा जो है सर, जो सेंट्रल सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज, वहां पर भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम आना चाहिए। उसके अंदर यह है कि आप कॉन्ट्रैक्ट 2 साल 3 साल के टेन्योर पर लोगों को रिक्रूट करें, जैसे आपने किसी को डीएसपी के लेवल पर रिक्रूट किया या सपोज आईपीएस में रिक्रूट हुआ, तो वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर होने चाहिए। और ये नहीं कि फिर उनको एक बार आप भर्ती हो गए तो सीधे आप डीजी के पद पर या चीफ सेक्रेटरी के पद से जाकर के रिटायर होंगे। वहां सिस्टम ये होना चाहिए कि उनका इवैल्यूएशन हो, करप्शन के अगेंस्ट बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत निकाला जाए, और जो हायर पोजीशंस हैं उनके अंदर आप लैटरल एंट्री से लोग लेकर के आए। जैसे स्टेट में देखिए, आपके जिले के लेवल पर जो होता है वहां पर ठीक है, आप एसपी लगा दीजिए, कलेक्टर लगा दीजिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोजीशन है वहां पर आप लैटरल एंट्री के थ्रू एक्सपर्ट्स लेकर के आए, वहां पर जरूरत ही नहीं है आपको एग्जाम से किसी को लाने की। वहां पर आप एक्सपर्ट्स लेटरल एंट्री के थ्रू लेकर के आ जाएं, और कुछ लोग जो अपने करियर के अंदर जो एग्जाम से रिक्रूट हुए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको वहां पर जाने का वो चांस दें। इसी तरह से आईपीएस के अंदर है तो आप इंटेलिजेंस सर्विसेज के अंदर रिक्रूटमेंट पैटर्न सेपरेट करते हैं, बिल्कुल वो अपना रिक्रूटमेंट करेंगे। उसमें आप अमेरिकन सिस्टम से आप सीख सकते हैं कि कोई एज एनालिस्ट या कोई एज इंटर्न ज्वाइन करता है तो उसको आप इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर बेस्ड ऑन देयर क्रेडेंशियल्स आगे जाकर के उसको आप एनालिस्ट बना दें, आप किसी और लेवल पर प्रमोट कर दें। वहां पर आप आईपीएस डोमिनेशन पूरी तरह से खत्म कर दें, बिकॉज एक पुलिस वाले का काम इंटेलिजेंस वाले के काम से बिल्कुल डिफरेंट होता है। सीएपीएफ के अंदर भी उनका अपना रिक्रूटमेंट सिस्टम करते हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशंस को या तो उनके खुद के कैडर से लोग प्रमोट करके हेड करें, या फिर जो है इंडियन आर्मी से आकर के वहां पर आप डेपुटेशन लेकर के आए उसको हेड करें। और अगर आईपीएस से आपको डेपुटेशन लेनी भी है पुलिस सर्विसेज से, तो लोअर लेवल पर लें, असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर लें मैक्सिमम, उसके उसके ऊपर नहीं। और अगर वो कमांडेंट या असिस्टेंट कमांडेंट पर अच्छा प्रूव करते हैं अपने आप को, तो फिर जो है उसके बाद एक आफ्टर सर्टेन इयर्स उनको आप उस फोर्स के अंदर परमानेंटली रिटेन कर लें, उसको आप ऊपर लेकर के जाए। तो आपका यहां पर तो खत्म हो गया आईपीएस डोमिनेशन, जैसे फिर उनका काम इन्वेस्टिगेशन तक रह जाएगा। उसके अलावा उनके जो पर्क्स हैं,
हर जिले के अंदर 5-5, 10-10 एकड़ के जो मकान दे रखे हैं वो आप बंद कीजिए। 10-10, 15-15 नौकरों की फौज, धोबियों, नाइयों की फौज है वो आप बंद कीजिए। 10-10 गाड़ियों की फौज बंद कीजिए। अभी सरकार ने एक रूल निकाला है, एक अफसर एक गाड़ी, इसको लेकर के बड़ी परेशानी हो। आप एक कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दीजिए, मल्टीप्लेक्स, जिसमें जिले के सारे अधिकारी वहां पर रहेंगे। क्या प्रॉब्लम है बताइए? और ये जो डिस्पैरिटीज जब एक आम आदमी देखता है कि भाई अफसर सिविल लाइंस के अंदर शानदार अच्छे एरिया में रहता है, वहां लाइट परमानेंट आती है, नेचर वेजिटेशन बड़ा शानदार है, पब्लिक पार्क्स हैं, और वो खुद एक घटिया सी स्लम एरिया में रहता है जहां कोई रेगुलेशन नहीं है, मार्केट्स की स्थिति खराब है, बिल्डिंग्स अनरेगुलेटेड हैं, तो फिर उसको लगता है कि नहीं, उसे कुछ भी करके सरकारी सिस्टम में जाना चाहिए। फिर आप जो है, जो सरकारी प्रोसेसेस हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो, लैंड रिकॉर्ड्स हो, उन सबको डिजिटाइज कर दिया। टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम इंटरफेस होना चाहिए, और करप्शन के अगेंस्ट सबसे जो कठोर से कठोरतम कार्रवाई जो हो सकती है उसको आप करें। तुरंत टर्मिनेशन और ब्रूटल सेंटेंसेस, लंबे सेंटेंसेस, यहां तक कि फांसी की सजा का भी प्रावधान अगर हो तो उसको आपको करप्शन के केसेस में लेकर के आना चाहिए। इसी तरह से विदेश सेवा की बात है तो विदेश सेवा के अंदर भी आप हायरिंग आप एक्सपर्ट्स की करें, कंसल्टेंट्स के लेवल पर आप लोगों को लें, उसके बाद उन्हीं को आप सिस्टम में प्रमोट करें, उन्हीं को आप एम्बेसडर बनाएं। कुछ लोग एग्जाम के थ्रू ले लें, ठीक है, उनको भी आप नॉर्मल प्रमोशन दें, और हायर लेवल पर जाकर के एम्बेसडोरियल असाइनमेंट्स हैं, वो करियर डिप्लोमेट्स को उसमें बहुत कम परसेंटेज रखें, जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनको आप उसमें लेकर के आए। भारत में बड़े पॉलिटिशियंस हैं, और ये पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है वैसे भी एम्बेसडर, बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस जो विद्वान हैं, आप उनको भेजिए ना बाहर एम्बेसडर बना करके, उनको भी थोड़ी अकल आएगी, थोड़ा एक्सपोजर होगा, देखेंगे, इस बहाने थोड़े पढ़ेंगे। अभी सबकी नीयत वही रहती है कि ले दे करके मंत्री पद प्राप्त कर लिया जाए। मंत्री हैं कितने भाई देश में? मंत्री पद कितने हो सकते हैं? इससे उनको, अगर आप एम्बेसडर का पोस्ट भी इनको देना शुरू करेंगे, उससे क्या होगा, इनके अंदर एक इंसेंटिव आएगा कि वो भी पढ़े लिखे, उनकी साक्षरता बढ़ेगी, उनकी शिक्षा बढ़ेगी, और वो जाकर के कुछ सीखेंगे, और डेफिनेटली आपको एम्बेसडर की पोजीशन पर आपके अपनी विचारधारा के लॉयल लोग मिलेंगे और विद्वान लोग मिलेंगे। बिकॉज डेफिनेटली एक पॉलिटिशियन का जो ऑरा जो होता है वो किसी भी बाबू से फार बेटर होता है, और उसकी जो नेटवर्किंग स्किल्स होती हैं पॉलिटिशियन की जनता के साथ, लीडर्स के साथ, वो किसी भी ब्यूरोक्रेट से 10 गुना ज्यादा बेहतर होती हैं। तो वो काम अच्छे से वो कर सकता है। जैसे अभी दिनेश त्रिवेदी जी का अपॉइंटमेंट हुआ, कई लोगों को उससे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे लगता है इस सिलसिले को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। दिनेश त्रिवेदी जी एक अकम्प्लिश्ड पॉलिटिशियंस हैं, और ऐसे कई लोग हैं भारत के अंदर जिनको आप लगा सकते हैं, जिनको आप अच्छी अच्छी जगहों पर भेज सकते हैं। आप सोचिए, अगर सपोज शशि थरूर जैसे व्यक्ति भारत के विदेश मंत्री हों, या उन्हीं की तरह का कोई व्यक्ति अमेरिका में हमारा एम्बेसडर हो, तो कितना आसान होगा। मुझे हमारे एक इजरायली मित्र कह रहे थे कि अगर हमारे पास शशि थरूर होते तो हम जो है उनको अपना या तो वेस्ट के अंदर एक मेन एनवॉय बना के भेजते, एम्बेसडर बना के भेजते, हमारी प्रोपेगेंडा और नैरेटिव वॉर के सारे इशू वहीं पर सॉल्व हो जाते। तो आपको ये सब चेंजेस करने पड़ेंगे। इसमें परेशानी आएगी, लेकिन ये सब चेंजेस करने चाहिए। अब बात करिए एग्जामिनेशंस की। देखिए, एग्जामिनेशंस में पेपर लीक होते हैं। पेपर क्यों लीक होते हैं? पेपर इसलिए लीक होते हैं बिकॉज़ आपने एक सिस्टम क्रिएट किया है जहां पर आप कुछ चॉइस क्वेश्चंस की आप चॉइस देंगे, जिसके अंदर बड़ा हिडन रखा गया है। एक ओपन बुक एग्जामिनेशन नाम का भी सिस्टम होता है जहां पर आप लोगों की एनालिटिकल स्किल्स चेक कर सकते हैं। मैं कॉर्नेल में वहां पर पढ़ा हूं, और कॉर्नेल के अंदर हमारे जब एग्जाम्स होते थे, लोग 3-3 4-4 महीने पहले पेपर्स हमको मिल जाते थे। मजाल है कि कोई व्यक्ति उसको साल भर की पढ़ाई के बिना उस पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दे। आप कितने भी विद्वान हो, आप नहीं कर सकते। और दूसरे वो क्या करते थे, ओपन बुक एग्जामिनेशन क्रिएट करवाते थे। तो उसमें जब एग्जाम हो रहा है तभी आपको पेपर मिलेगा, और आपके पास सारी बुक्स हैं, आप जहां से चाहे उसको चीट करके या देख करके वो सॉल्व कर सकते हैं। उसमें पेपर अगर कितना भी लीक कर दीजिए, उसका कोई फायदा ही नहीं है। अगर देखिए, हमारे यहाँ पर पेपर लीक कब होता है, एग्जाम के कुछ चंद दिन पहले ऐसे कुछ लीक होता है। मान के चलिए, अगर आप ओपन बुक एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, उस केस में अगर, और ओपन बुक एग्जाम का नेचर ऐसा होता है कि व्यक्ति को बहुत डिटेल में वो पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी जाकर के वो उन चीजों के आंसर कर सकता है। तो अगर आप जो है एग्जामिनेशन सिस्टम ओपन बुक करते हैं और इस तरह के पेपर्स बनाते हैं जिनके लिए गहन अध्ययन की जरूरत है और गहन विश्लेषणात्मक शक्ति की जरूरत है, तो वो पेपर अगर 4 दिन 5 दिन पहले लीक भी हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई अर्थ नहीं। ये सारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। और इस तरह के एग्जामिनेशन पैटर्न आप सिविल सर्विसेज में भी अगर आप लेकर के आएंगे, जो थोड़ा बहुत, मैं तो सबके लिए तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा एक छोटा सेगमेंट आपको एग्जाम के थ्रू भी लेना पड़ेगा। वहां पर आप
इस तरह का एक सिस्टम लेकर के आए कि उनका एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं, उनकी एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट कर रहे हैं। इंटरव्यूज उनके 1.5 2 दिन के होने चाहिए। तो आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो कि खरा सोना होंगे और ये कोचिंग इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएंगी, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो इसरो का साइंटिस्ट छोड़ करके देश सेवा करने के लिए आईपीएस बन रहा है। अगर मैं होता तो पहला सवाल उससे यही करता कि बाबूजी, आप देश सेवा करने आ रहे हो या माल कमाने आ रहे हो? सीधी सी बात है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। तो ऐसे कई सारे सॉल्यूशंस हैं जो हमें करने पड़ेंगे, और मैं इस और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसके ऊपर एक लंबी हम बात कर सकते हैं, लेकिन बात ये कि एक समय का अभाव है। आप मेरे इन सॉल्यूशंस पर ध्यान दें। कुछ और चीजें अगर रह गई हैं तो जस्ट मुझे एक बार मेरे नोट्स में थोड़ा सा देख लेने दीजिए कि अगर कुछ और रह गई हो तो मैं उन पर बात करूं। हाँ, एक और चीज मैं कहना चाह रहा था कि जैसे ही हम अब जैसे जो मैंने आपको तरीके बताए थे, अगर उन अगर सुझावों को अगर सरकार इंप्लीमेंट करेगी तो देखिएगा आपके पास आधी से ज्यादा भीड़ जो सरकारी नौकरियों में आना चाहती है वो बंद हो जाएंगी। और दूसरी बात, खास तौर से सिविल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए तो ये बैन कर देना चाहिए कि वो एग्जाम दे ही नहीं सकते। आप बनिए ना इंजीनियर, क्या प्रॉब्लम है? आपके पास एक नौकरी आ चुकी है। वैसे भी इस देश के अंदर स्टेम ग्रेजुएट्स की बहुत कमी है। हम कंपेयर करते हैं चाइना के पास, भाई इतने स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, चाइना हर साल इतने पेटेंट लेके जाता है, उनकी टॉप यूनिवर्सिटी साइंस की जो है टॉप 100 में इतनी आती है, इतने इन्वेंशन हैं, इतने रिसर्च पेपर्स हैं। तो हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर बनते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं, आप उनको कहिए कि आप अच्छा रिसर्च पेपर लिखिए, आप जाकर के अपना मेडिकल की प्रैक्टिस कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए, वो मौके दीजिए। यहाँ पर आकर के दरोगा बनने की क्या जरूरत है? हथियार चलाने के लिए हम बेहतर लोग लेकर के आ जाएंगे। इसको करने से आपके पास कमजोर, मरियल और कहते हैं ना, एक ऐसे अधिकारी जो बेसिकली बाय टेम्परामेंट इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो यहाँ पर कहते हैं प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आएंगी। क्या से उनको आप अपना काम करने दीजिए। और ऐसी कह सकते हैं जिनको, जो अनएथिकल लोग हैं, जो कहते हैं प्योरली गलत इंटेंशन से आ रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, ऐसे लोगों को एक सबक और मिलेगा, है ना, और एक लॉयल्टी अपने प्रोफेशन के लिए डेवलप होगी। दूसरा, अच्छे पब्लिक गुड्स क्रिएट कीजिए। जो डिस्पैरिटी है सरकार और लोगों के बीच में, क्या उसको कम करिए। लोगों के बीच में अपने आप इन नौकरियों का क्रेज कम होगा। पब्लिक गुड्स लोगों के लिए क्रिएट कीजिए। जैसे सिविल लाइंस है, वैसे आम लोगों के लिए भी एरियाज रहने के लिए क्रिएट कीजिए। आम लोगों को भी आप 24 घंटे लाइट दीजिए। अच्छे पार्क्स क्रिएट कीजिए उनके लिए। जो बड़े बड़े क्लब्स बना रखे हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए, सरकारी नौकरों के लिए, वो लोगों के लिए भी बनाइए। वहां पर लोग भी जाकर के रह सके ना, क्या दिक्कत? या प्राइवेट, मतलब उस तरह की फैसिलिटीज आप क्रिएट करेंगे तो वो चीजें कम होंगी। क्या करप्शन के ऊपर नकेल करने की बात मैंने बता ही दी। दूसरा जो है, आम जनता को डिग्निटी प्रोवाइड करें। अभी एक आम जनता को ये लगता है कि उनके साथ डिग्निटी नहीं है। कोई भी सरकार, वो सरकारी अफसर के सामने जाते हैं, बड़े अफसर के सामने फील करते हैं कि उनका माई बाप खड़ा है। ऐसे में जरूरी है कि अगर आप देखें कि कोई भी बड़ा सरकारी अफसर अगर गलत तरीके से पेश आ रहा है, एरोगेंटली बात कर रहा है, घमंड कर रहा है, अहंकार शो कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो आप उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए। वो पब्लिक सर्वेंट है, उनकी ट्रेनिंग के अंदर सबसे बड़ी बात, उनको ये दिमाग में इसको डीपली इनग्रेन करना पड़ेगा कि आप सिर्फ पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आप पब्लिक की सेवा ही कीजिए। और पब्लिक को भी कहिए कि उनको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे कि आप पब्लिक सर्वेंट को ट्रीट करते हैं, अपने सर्वेंट, मतलब विद रेस्पेक्ट, लेकिन उनसे डरने की और उनसे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। लाइकवाइज पॉलिटिक्स के अंदर, चूंकि मैं सारे सॉल्यूशंस डिस्कस नहीं कर सकता, समय का एक डेफिनेटली एक रेस्ट्रेंट है, लेकिन अगर मैं पॉलिटिक्स पर बात नहीं करूंगा तो आप कहेंगे आपने राजनीति को तो छोड़ ही दिया। पॉलिटिक्स के अंदर हमारे यहाँ पर स्थिति आप देख लें तो वो फैक्ट्स मैं पहले प्रेजेंट कर चुका हूं कि कितने सारे चीफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, कितने क्रिमिनल एमपीज हैं पार्लियामेंट वगैरह के अंदर। एक नियम तो सरकार अगर 370 को हटा सकती है, सरकार अगर जो है सीए एनआरसी पर कानून ला सकती है, तो सरकार ये कानून भी लेके आ सकती है कि कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति राजनीति में नहीं आए। तो ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी ना। पॉलिटिक्स के अंदर आप जब लोगों को लेकर के आए तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर जरूर ध्यान दें। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्जी नहीं होने चाहिए, उसका प्रॉपर वेटिंग होनी चाहिए। यहां पर एक छोटा सा कंपैरिजन आप कीजिए वेस्ट के साथ। अमेरिका में सेनेटर्स, कांग्रेस मेंबर्स कौन बनते हैं? या तो उनके आर्मी के सीनियर वेटरन्स होते हैं, या फिर बड़े प्रोफेसर होते हैं, कोई हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई येल से पढ़ा हुआ है। आप इन सबकी क्वालिफिकेशन देखिए, ओबामा की हो, चाहे ट्रंप को छोड़ दीजिए, ओबामा की हो चाहे बुश की, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सबकी देखिए। छोटे छोटे मेयर जो होते हैं वहां पर काउंटीज के, वो भी कोई पीएचडी होता है, कोई क्या होता है।
बड़ी बड़ी डिग्रीज होती हैं उनके पास। तो इस तरह के लोगों को यहाँ पर लेकर के आइए, सरकार इस पर कानून बना सकती है भाई। जो सरकार 370 हटा सकती है वो ये कानून भी बना सकती है, ये कानून इतना मुश्किल नहीं है। तो इस चीज को आप करिए। उसके बाद पॉलिटिशियंस के अंदर रेगुलर रीडिंग हैबिट्स, ये चीज भी पॉलिटिशियन सरकार को अपने में कल्टीवेट करनी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर को, पॉलिटिकल पार्टीज को अंदर, कि इनके रेगुलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हों जहां पर इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, इनका इंटरेक्शन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के साथ, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स के साथ, इनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप हमारे जो है ब्यूरोक्रेट्स को विदेश में ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं सरकारी टैक्स पेयर के ऊपर, जिसका कुछ फायदा नहीं होता, वो अपना ऐशखोरी करके आ जाते हैं। बेहतर ये कि आप यहाँ पर पॉलिटिशियंस की ट्रेनिंग पर भी थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, बिकॉज पॉलिटिशियंस का एक लंबा कार्यकाल होता है, 30-40 साल का पब्लिक सर्विस का कार्यकाल होता है, और उसके अंदर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप उनको चाहे आईआईएम्स के थ्रू उनकी ट्रेनिंग करवाएं, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी सबके लिए कंपलसरी कर दीजिए, उसके बाद स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करवाएं इनके लिए आईआईएम्स वगैरह से। मैं ये नहीं कहता उसके अंदर की कोई, यदि गांव के लेवल पर काम किया हुआ व्यक्ति है, अगर वो उतना शिक्षित नहीं है तो उसके लिए एंट्री बार कर दी जाए, नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो आपको क्राइटेरिया सेट करना ही होगा। और ये जातिगत राजनीति वगैरह कुछ हमें उसके लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता था, हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारे यहाँ पर जो मेयर की जो संस्था है वो बहुत ही यूजलेस और वीक संस्था हमने बना रखी है। जहां तक हम कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि देखिए अलग अलग जो एरियाज है, जैसे हेल्थ का जो हेड है वो हेल्थ को हेड करे, अपने उससे स्ट्रक्चर से आए, पुलिस का जो व्यक्ति है वो उसको हेड करे, माइनिंग का जो है वो उसको हेड करे, और आपका जो मेयर है उसको आप एम्पावर करें। और मेयर शुड बी हाईली क्वालिफाइड, वो कोई अनपढ़ जाहिल किस्म का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से आगे हो। ऐसे केस में आपको डिस्ट्रिक्ट को हेड करने के लिए किसी जनरलिस्ट आईएएस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मेयर जो जनता की समस्याएं जानता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करेगा। और सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपके पास कमिटीज होनी चाहिए जिसमें वेटरन्स हो, रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, आपके जो समाज में जो काम करते हैं वो लोग हों, प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, जो कि एक ऐसी कमिटी हो जिसके अंदर ट्राइबल लीडर्स हों और अच्छे पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग ऐसी उस कमेटी में मेंबर हो, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो उसके पास जाकर के अपनी बात रख सके, और उस कमेटी को आप पावर दें, एम्पावर करें। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बात नहीं मानता तो उसको एक्सेस सीधे चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, वो जाकर के वहां काम करवाएं। जो जो पब्लिक वर्क्स के जो काम हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो पार्क बन रहा हो, चाहे वो हाईवे बन रहा हो, कोई फ्लाईओवर बन रहा हो, उसको मॉनिटर वो कमेटी करेगी, और थोड़ी सी भी धांधली उसमें होती है तो वो कमेटी रिपोर्ट करेगी और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपको किसी जनरलाइज्ड ब्यूरोक्रेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा। ऐसे ही डिपार्टमेंट जो है, मैंने जो बताया पहले कि आपका इंटेलिजेंस एजेंसीज का अपना रिक्रूटमेंट सिस्टम हो, फॉरेन सर्विस का अपना हो, आपका हेल्थ सर्विसेज का अपना हो, उसके अंदर लोग इन सब डिपार्टमेंट्स में लोग एज इंटर्न अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे सपोज मान के चलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, अब उसके अंदर कोई व्यक्ति जिसके पास पब्लिक हेल्थ के अंदर मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री है, वो उस व्यक्ति को अपना उसमें करियर शुरू करना चाहिए एज इंटर्न या एज एनालिस्ट। वो धीरे धीरे उसमें राइज अप करता रहेगा और उसको टॉप पर जाना चाहिए। अब ये ना हो कि उस व्यक्ति को आप एज इंटर्न आप थोड़ा सा लें, उसके बाद 2 साल की कंसल्टेंसी देकर रिटायर कर दें और उस विभाग का सेक्रेटरी कोई आईएएस को बना दें जो कि उससे पहले कल्चर मिनिस्ट्री में था या मछली पालन मंत्रालय में था। ये नहीं होना चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपने इंटरनल रिक्रूटमेंट सिस्टम्स होने चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कोई आईएएस उसमें डेप्यूटेशन पर आना चाहे एज डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी या डायरेक्टर, तो वो कुछ समय के लिए आके चला जाए, लेकिन ज्यादा तवज्जो जो है आप अपने रिक्रूटमेंट, जो इंटरनल रिक्रूटमेंट से आ रहे हैं उनको दें। आप ये करेंगे तो आपके सामने एक ऑर्गेनाइज्ड एस्टैब्लिश्ड लॉबी नहीं खड़ी हो जाएगी, जो लॉबी अभी हम देखते हैं, जैसे जो ऑल इंडिया सर्विसेज की लॉबी है, आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, वो आप अभी कुछ भी कोई सरकार एक्शन लेती है करप्शन का इनके अगेंस्ट, तो वो सबसे बड़े उसमें अवरोध बन के खड़े हो जाते हैं। जैसे अभी बात आई सीएपीएफ का हेड जो है, सीएपीएफ के लोगों को बनाया जाए, तो जो है सिविल सर्विसेज की, आईपीएस की लॉबी उसके विरोध में आ गई। अगर आप ये सिस्टम करेंगे जो मैं कह रहा हूं, तो इस तरह की लॉबी से भी आप मुक्त हो सकते। ये तो बात थी सॉल्यूशंस की आइडियल वे के अंदर जो मैंने बताई, लेकिन अब एक बात और है, आप इनको करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा, आपके अगेंस्ट लोग खड़े हो जाएंगे, आपको चुनाव में हरवा दिया जाएगा, तो इसका मतलब आप ये करेंगे नहीं। सेकंड सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या है? एडहॉक सॉल्यूशंस, कि आप कहें अपने मंत्रियों को कि इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाएं, नाच नाच कर रीलें बनाएं। आप अपनी लोकल पॉलिटिकल इकाइयों को कहें कि नीट परीक्षार्थियों के घर जाए
और वहां जाकर के लोगों से बात करें, पुचकारें उनको कि भाई आप और एग्जाम दीजिए। तीसरा सोल्यूशन ये है कि आप प्रोपेगेंडा एक्टिविटीज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर दें कि भाई छात्र ऐसे थे, वो थे, हमारे जवानों को भी पैलेट्स, उनको भी हिंसा हुई है उनके साथ भी, और पूरा उसको उस डायरेक्शन में लेकर के जाए। और फिर उसके आप एक स्टेप और आगे जा सकते हैं, जातिगत इश्यूज को उठा सकते हैं ध्यान भटकाने के लिए। तो ये सारी ऐसी चीजें भी है, सेकंड सेट ऑफ सॉल्यूशंस, जिसके अंदर प्योरली डिस्ट्रक्टिव हैं और सुपरफिशियल हैं, जिनसे कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपका वोट नहीं कटेगा, आपसे कोई नाराज नहीं होगा। उसके अंदर इतना जरूर होगा कि कुछ जो न्यूसेंस एलिमेंट हैं सोसाइटी के, उनको एक फॉडर मिल जाएगा सोशल मीडिया पर बकवास करने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए। तो क्या सोल्यूशन आपको अपनाना है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। इस छोटे से समय के अंदर मैं इतने ही सुझाव मैं आपको दे सकता था। अगर सरकार चाहे तो हम सरकार से इस पर डिटेल में बात कर सकते हैं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।